कंपेयर कर रहे हैं तीनों में, उसके बाद तब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। कंपेयर करने में ये तो तुम्हें पता है भाई, पैरामैग्नेटिक में स्लाइटली ग्रेटर देन 0। अभी लिखते चलो, अभी तो समझने का भी नहीं है, जब समझना होगा तो रुक जाएंगे। सब बता रखे हैं, स्लाइटली ग्रेटर देन 0 पैरामैग्नेटिक के लिए, और ये स्लाइटली लेस देन 0। ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू -1 फॉर सुपर कंडक्टर। फेरोमैग्नेटिक का वैल्यू नहीं रखना चाहिए। न्यू आर द वैल्यू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, तो ये हो गया। बताइए तुम्हें स्लाइटली ग्रेटर देन 1। उसके बाद लिखेंगे म्यू बी नेट। बी नेट जो कि होता है म्यू इंटू एच, दैट इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। बी नेट इज स्लाइटली ग्रेटर देन बी नॉट। जल्दी जल्दी लिखो। V naught है applied to सेकंड के अंदर रिलेटिव परमिबिलिटी आ रहा है। relative permeability is slightly less than 1, राइट। relative permeability ये जो मेरे 0 है, तो ये म्यू आर वैल्यू नहीं करता है। अब एक यूनिफॉर्म फील्ड हम लोग दिखाएंगे। अब देखो ये सब तो हम लोगों ने पॉइंट देख लिया था कि कैसे किसमें है ज़्यादा किसमें कम। अब लिखना बंद करो। देखो एक यूनिफॉर्म फील्ड है, इसमें तीनों तरह के मटेरियल लग जाते हैं। एक बार पैरामैग्नेटिक रखते हैं, एक बार डायमैग्नेटिक, एक बार फेरोमैग्नेटिक, और तीनों में सेम फील्ड अप्लाई कर दिया। सेम एक्सटर्नल फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। कैसा फील्ड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जोर से बोलो, कैसा फील्ड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें हम लोगों ने पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसा डाल दिया। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का क्या खासियत होता है भाई? ये क्या कर लेता है अंदर में फील्ड को स्लाइटली इंक्रीज करेगा। तो स्लाइटली इंक्रीज करेगा तो जो फील्ड अंदर में जाना है इसको हो तो जाएगा ही, जिसको नहीं भी जाना था स्लाइटली वो थोड़ा बेंड होकर के इसका क्राउडिंग बढ़ाएगा अंदर में, और अंदर का फील्ड स्ट्रॉन्गर करेगा। ये थोड़ा अट्रैक्ट हुआ, ये वाला ऐसे चलता तो ऐसे शायद निकल जाता, लेकिन ये स्लाइटली अट्रैक्ट हो गया, क्राउडिंग बढ़ गया इसमें, इसलिए बी स्लाइटली ग्रेटर हो गया। और फिर से ये यूनिफॉर्म फील्ड एज इट इज बन गया। जब बाहर निकल करके फिर से ये यूनिफॉर्म फील्ड बन गया। लेकिन इसके आगे अब जो मटेरियल आया, इसके अंदर बाहर जो इधर मटेरियल ले आए, दूसरा मटेरियल लाए, वो था डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक में फील्ड लाइन यूनिफॉर्म था, वो मॉडिफाइड होगा। किस तरह से मॉडिफाइड होगा वो देखो, जो जाना है वो तो जाएगा ही, लेकिन जो ऐसे
थोड़ा रिपेल्ड होकर के ऐसे क्राउडिंग को कम कर लेगा। इधर जो यूनिफॉर्म था वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ही रह जाएगा, अंदर में क्राउडिंग थोड़ा कम हो गया, जो अदरवाइज जाता वो थोड़ा सा डेविएट हो गया, मीन्स फिल लाइन समझो रिपेल्ड हो गया इससे, और फिर से यूनिफॉर्म फिल बन गया आगे। फिर यहाँ पे आया मटेरियल, वो कैसा है भाई, फेरोमैग्नेटिक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें फील्ड का बहुत ज़्यादा क्राउडिंग होना चाहिए, इसलिए इसका क्राउडिंग इस तरह से अंदर में इंक्रीज कर जाएगा। इसको भी अटैच करिए, जो बहुत दूर है फील्ड लाइन उसी को ऐसे छोड़ सकता है, जो पास वाले हैं फील्ड लाइन उसको ये कैप्चर करता है और अंदर में यूनिफॉर्म फील्ड से लार्ज फील्ड बन जाता है। बी का वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन बी। इस तरह से फील्ड लाइंस इससे निकलने के बाद फिर यूनिफॉर्म होगा, इस तरह चल रहा है। तो ये तीन तरह का बिहेवियर मिलता है यूनिफॉर्म फील्ड डालने पे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक का। अगर इसके और भी कुछ बिहेवियर है, फील्ड लाइन को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही इसके अगर मान लो पैरामैग्नेटिक है, इसका डस्ट फॉर्म ले लिया है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो भी है उनके डस्ट फॉर्म ले लिए, फिर इसी तरह से ये लिक्विड फॉर्म ले लें, इसके भी डस्ट फॉर्म ले लें, इसके भी डस्ट फॉर्म ले लें, तो उनमें क्या होगा वो हम आगे के कंपैरिजन में आएंगे। फिलहाल अब इसका ड्रॉ करो, पहले जो फील्ड यूनिफॉर्म दिख रहा है इसका पहले ड्रॉ कर लो। छुट्टियाँ मिला तो इसमें नहीं रिकैप हुआ होगा और अपडेट नहीं हुआ होगा तो आपका भगवान मालूम चाहिए। चलो लिख लिए।
अब देखो लिखना बंद करो, ये तो फील्ड का इंक्रीमेंट फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो फील्ड लाइन से तुमने रिप्रेजेंट किया। जिसमें स्लाइटली इंक्रीज होना था उधर का थोड़ा सा क्राउडिंग बढ़ा दिया, जिसमें डिक्रीज होना था फील्ड लाइन जो रिपेल्ड हो गया। ऐसे मटेरियल जो कि डायमैग्नेटिक है उससे रिपेल्ड हो जाएंगे, स्लाइटली रिपेल्ड होंगे, इसलिए अंदर में फील्ड का क्राउडिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर अटैक करता है तो स्लाइटली क्राउडिंग इंक्रीज होता है, अभी स्लाइटली क्राउडिंग हमारा डिक्रीज हो गया है डायमैग्नेटिक में, फेरो में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। फिर छोड़ दो भाई, अभी इधर देखो एक यूट्यूब लिया और इसमें डस्ट फॉर्म या लिक्विड फॉर्म डाल दिया, किसका, पैरामैग्नेटिक का। पहले वाले कॉलम में तो पैरामैग्नेटिक ही डालेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का हमने लिक्विड फॉर्म या डस्ट फॉर्म डाल दिया। अब इसके पास एक मैग्नेट लाते हैं, ध्यान देना, मैग्नेट लाया, इधर से नॉर्थ लाया, इधर से साउथ लाया, इस तरह से इसका होगा साउथ, उधर दो मैग्नेट लाए समझो, साउथ नॉर्थ और साउथ, इसका दूसरे का साउथ इसका नॉर्थ, तो एक से फील्ड लाइन निकलेंगे और दूसरे में एंटर करेंगे, ये पास होंगे तो ऐसा ही होगा। और फील्ड लाइन को अगर दिखाना चाहेंगे तो इस तरह से चलेगा, फील्ड लाइन ऐसे निकलना चाहता है, फिर ये अटैक हो गया, इसी ऐसे हो गया। इसका फील्ड देखेंगे और मान लो इसको लाते हैं ऐसे, क्या मैकेनिज्म इसका वो समझो ध्यान से। ये दो मैग्नेट जो था इस तरह से जो लाए ऐसे, इसको क्या करें, ये दोनों मैग्नेट जो दो ला रहे हैं हम लोग, एक का नॉर्थ एक का साउथ, उसको ऐसे लाए लिक्विड के पास है, लिक्विड लेवल ये है, ओरिजिनल लेवल ऑफ द लिक्विड, ये डस्ट फॉर्म का ये है ओरिजिनल लेवल यूट्यूब में, दोनों अंडर ग्रेविटी समझो सेम लेवल में आ गए, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं था। अब क्या किया हम लोगों ने, एक का नॉर्थ दूसरे का साउथ ला करके इसके पास लाया ऐसे। अब यहाँ से फील्ड लाइन निकलेंगे तो इधर के फील्ड के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे अगर ये मैग्नेट है तो इधर वाले के रिस्पेक्ट में यहाँ पे फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, यहाँ जो ऐसे है तो इनके बीच में जो होगा फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, लेकिन यहाँ पे तो फील्ड इसका वीकर है, इधर भी फील्ड लाइन ऐसे निकल के ऐसे आएंगे, इधर वीकर है, इधर वीकर, इधर स्ट्रॉन्गर है बीच में। इसको भी यहाँ पे ऐसे लाए और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्लाइड करना शुरू किए, देखेंगे कि लिक्विड लेवल जो है वो इससे अट्रैक्टेड है। फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट होता है और एक नेल होता है आयरन का पीस, उसको टच करा करके ऐसे उठाना चाहेंगे तो उठता है, ज़्यादा हैवी हुआ तो नहीं उठेगा, फिर गिर जाएगा, ज़्यादा हैवी हुआ तो उसी तरह से इसको अगर करते हैं ऐसे और ऐसे लाके फिर थोड़ा लिफ्ट करते हैं तो थोड़ा सा इसका लिक्विड लेवल ऊपर राइज होता है और राइज होकर के यहाँ तक है। बहुत ज़्यादा उठाना चाहेंगे तो ये गिर जाएगा, क्योंकि इसके इफेक्ट के फॉर एग्जांपल चेन हो, बहुत बड़ा चेन है फ्लोर पे रखा हुआ, उसके एक एंड को पकड़ के तुम उठाना चाहो, बहुत बड़ा चेन है, इतना कि तुम अकेले पूरा नहीं उठा पाओ चेन। अब तुमने उठाना शुरू किया, दो लिंक उठाया तो भारी लगने लगे और ताकत लगाया भाई तो थर्ड लिंक भी उठ गया, उसके आगे नहीं उठ रहा है, उसके आगे अब उठ ही नहीं रहा है। अब जैसे ही तुम छोड़ दोगे तो फिर ये अवश्य रहेगा और ज़्यादा जो पहलवान है वो 5 लिंक उठा देगा, 6 लिंक उठा देगा। वैसे तुमने क्या किया, ये तो बहुत सारा लिक्विड है, पूरे को उठा दो अलग बात है, बहुत सारा है कि हमने क्या किया, एक पार्ट से इसको अटैक करना शुरू किया और इसका थोड़ा सा मैग्नेट को शिफ्ट किया ऐसे, तो इस लिक्विड को अगर अटैक कर रखा है इसने तो इसको लिक्विड का लेवल उठेगा और थोड़ा सा लेवल उठ गया यहाँ तक, उससे ज़्यादा उठाने की कोशिश करते हैं फिर गिर जाता है। इट मीन्स थोड़ा सा इसका लिक्विड का राइजिंग कर सकते हैं, इधर का राइज होगा तो इधर का फॉल होगा, तो स्लाइड इंक्रीमेंट देखा गया है, मीन्स अट्रैक्शन हो रहा है। It means field lines attracts paramagnetic material slightly. Field lines attracts paramagnetic material slightly, and paramagnetic material attracts field lines slightly. मटेरियल फील्ड को अट्रैक्ट कर रहा है और फील्ड मटेरियल को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये सॉलिड फॉर्म में होता तो इतने का वेट उठाना पड़ता है इसको, तो वो नहीं उठा पाता, लेकिन ये डस्ट या लिक्विड फॉर्म में है तो ये थोड़ा सा उठा पा रहा है स्लाइटली। तो इस तरह से इसका देखोगे कि न्यू लिक्विड लेवल इसका मान लो राइज होकर के यहाँ तक आ जाता है, समझो कि इस तरह का लिक्विड लेवल बन जाता है और इसका न्यू लिक्विड लेवल यहाँ पे आ जाएगा, तो थोड़ा सा इधर अप हो जाएगा, अट्रैक्शन दिखा रहा है, थोड़ा इधर डाउन हो जाएगा इस तरह से। इस वाले में भी वही काम करें हम लोग, पूरा लिक्विड लेवल था भाई पहले ओरिजिनल वाला रेड लेवल से दिखा रखे हैं हम लोग, और इसके बाद इसमें अगर हम लोग ला करके अगर यहाँ पे मैग्नेट रखते हैं नॉर्थ एंड साउथ, इसके फील्ड लाइन, तो ये देखा जाता है कि रिपेल हो जाता है, रिपेल होता है थोड़ा सा, और ये जैसे डिप्रेस हो गया थोड़ा सा स्लाइटली, थोड़ा और अलाइंस तो स्लाइटली डिप्रेस हो गया है, स्लाइटली बहुत ज़्यादा आप इसका कुछ नहीं कर सकते, स्लाइड पुशिंग फोर्स है, क्या ये स्लाइड रिपल्सन है, इसलिए इसका लिक्विड लेवल समझो यहाँ आ गया तो इधर इसका लेवल ऐसे चला जाएगा,
इस तरह से यहाँ तक और इसका यहाँ तक। इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगता है भाई कि फील्ड लाइंस रिपेल्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल्स फील्ड लाइन एंड फील्ड लाइन रिपेल डायमैग्नेटिक मटेरियल स्लाइटली। और वैसे ही अगर यहाँ पे मैग्नेट लाए, ये फेरोमैग्नेटिक वाला लिक्विड है या डस्ट फॉर्म है, और इसको यहाँ लाए तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया है इसने, और इसको थोड़ा ऊपर उठाते हैं तो ये उठता जाता है और यहाँ तक लेके आ सकते हैं इसको, यहाँ तक लेके ये लेवल यहाँ तक चला जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्शन है, ज़्यादा जोर से पकड़ रखता है। अगर चेन को ही मान लो एक पतला सा चेन ले लें और एक तरफ मैग्नेट ले लें, चेन का एक लिंक को हमने अटैच किया, इसके साथ अट्रैक्ट किया, अकेले होता छोटा सा पीस तो वो उठ जाता, लेकिन चेन को उठाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा 2-4 लिंक ही उठाओगे, उसके बाद नहीं उठा पाएगा ये। और मैग्नेट अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ज़्यादा लिंक तक उठा पाएगा। वही चीज़ें समझो, ये चेन डरा हुआ है ऐसा समझो। थोड़ा सा लिक्विड उठता है इसमें थोड़ा सा इसमें स्लाइटली रिपेल्ड होगा और इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, इसलिए नॉर्थ साउथ को ऊपर तक भी हम लोग ले जाएं तो ये इस लेवल तक आ सकता है और ये लेवल नीचे रख, इस तरह से ज़्यादा लेवल का डिफरेंस। सिमिलरली यहाँ पे भी एक एक्सपेरिमेंट है, मान लो हमने लिया हेमिस्फेरिकल बॉल, क्या लिया? हेमिस्फेरिकल बॉल। इसमें हम लोगों ने लिक्विड फॉर्म में टिनो डाल दिया या डस्ट फॉर्म में डाल दिया। कैसे डाल दिया? डस्ट फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में डाल दिया इस तरह से, और एक लेवल में है, बिल्कुल प्लेन है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, फील्ड लाइन ऐसे सेट करते हैं, नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो नॉर्थ साउथ है तो इधर से फील्ड लाइन इस तरह से चलेगा भाई, ऐसे फील्ड लाइन देखोगे तो इसका फील्ड लाइन इस तरह से चलेगा। इसके फील्ड लाइन यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है, इधर वीकर है, क्योंकि ज़्यादा फील्ड लाइन इधर चला आएगा। इसलिए इस लिक्विड के लेवल पे अगर बात करें हम लोग, इस लिक्विड लेवल के पॉइंट्स पे बात करें तो यहाँ के पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड में है कंपेयर टू यहाँ के पॉइंट से, क्योंकि ये जो फील्ड लाइन निकले हैं ऐसे और ये ऐसे इसमें एंटर कर रहे हैं, साउथ वाले इधर से निकलते हैं और इधर से एंटर करते हैं, इस तरह से मान लो नॉर्थ और साउथ। तो अगर हम लोग ये टॉप सरफेस की बात करें, टॉप सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें यहाँ पे स्ट्रॉन्गर फील्ड है, क्या है यहाँ पे, और इधर क्या हो जाएगा, वीकर फील्ड है। तो तुम्हें मटेरियल का पता है, मटेरियल का अट्रैक्शन, जो लिक्विड फॉर्म या डस्ट फॉर्म होता है वो स्ट्रॉन्गर फील्ड से, अगर मान लो इसको डस्ट फॉर्म को प्रेफरेंस मिले कि इधर वीक फील्ड है, इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो किधर जाना चाहोगे भाई? पैरामैग्नेटिक है तो वो डस्ट फॉर्म या लिक्विड फॉर्म किधर जाना चाहेगा? जिधर स्ट्रॉन्गर फील्ड है, क्योंकि उस तरफ स्लाइटली अट्रैक्ट होता है और फील्ड लाइन को अट्रैक्ट भी करता है। इसलिए इसका न्यू लिक्विड लेवल जो बनेगा इसका, वो न्यू लिक्विड लेवल ऐसा हो जाएगा, क्योंकि रहना तो उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड है, तो इसका टॉप लेवल जो है इस तरह से मॉडिफाइड हो जाएगा। स्लाइड अट्रैक्शन से यहाँ का लेवल बढ़ गया। पहले हर तरफ सेम जब था, मैग्नेट नहीं रखे थे तो हर तरफ हमारा ग्रेविटी के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनता था। अब यहाँ पे आए, इधर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, इधर वीकर हो गया। अंदर वाला तो इधर उधर नहीं करेगा, सरफेस वाला का तुम्हें सरफेस दिखेगा कि टॉप सरफेस अब कैसा बन रहा है, तो टॉप सरफेस इस तरह का बनेगा। यहाँ स्लाइटली अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ अट्रैक्शन और इधर रिपल्सन, इसलिए यहाँ से दूर हो गया, नीचे आ गया लेवल और यहाँ पे अट्रैक्ट हो गया, स्ट्रॉन्गर के पास अट्रैक्शन। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा ऐसा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ फील्ड लाइन इस तरह से चलेगी भाई। स्ट्रॉन्गर फील्ड, वीकर फील्ड, वीकर फील्ड, तो ये शिफ्ट करना चाहते हैं मटेरियल स्ट्रॉन्गर टू वीकर साइड में, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक है। ये किधर शिफ्ट करेगा? स्ट्रॉन्गर से वीकर साइड में ये शिफ्ट करता है स्लाइडली। और इधर क्या होगा, ये जो पैरामैग्नेटिक में होता है वही फेरोमैग्नेटिक में होता है, लेकिन एक्सटेंड क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये न्यू लेवल जो इसका बनेगा वो न्यू लेवल कुछ इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का न्यू लेवल। यहाँ पे स्लाइड था, यहाँ पे बहुत सारा होगा, देख लो।
चैप्टर 4 तक का जो रिवीजन किया था उनमें जो बुकलेट से डाउट्स आए हैं वो डाउट ग्रुप पे या नंबर पे व्हाट्सएप करो। आए क्लास में 2-4 क्वेश्चन लूँगा उधर से। सारे एक्सपेरिमेंट एक ही बात बता रहे हैं, एक ही इंफॉर्मेशन को बड़े सारे एक्सपेरिमेंट से देखा गया। स्लाइड अट्रैक्शन, स्लाइड रिपल्सन और लार्ज अट्रैक्शन, सब में एक ही बात क्लियर होगा। लिख लिए, हटाएं इसको। वही चीज है, पर क्या लिखना है? स्लाइटली अट्रैक्ट हो गया। सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को जब ऑप्शन मिलेंगे स्ट्रॉन्गर साइड में रहोगे कि वीकर साइड में रहोगे, तो स्ट्रॉन्गर साइड में रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, इसलिए कुछ इधर शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ ही शिफ्ट करेंगे, इसलिए यहाँ का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। वही काउंटर हुआ है। चलो अब जरा तीनों का मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। तो राइट हैंड साइड ऑफ 68 नंबर पेज, अब तीनों का कंपेयर करेंगे। इंफॉर्मेशन तीनों टाइप में मिल गया कि किसमें क्या होता है, अब क्यों होता है वो थोड़ा सा पता लगे। सबसे पहले डायमैग्नेटिक की बात हो रही है। एक चीज स्पेशल है डायमैग्नेटिक में, देखो भाई डायमैग्नेटिज्म सबसे पहले ऊपर ना एक हाईलाइट करके एक पॉइंट लिख लें, जो कि ज़्यादातर बच्चे इग्नोर करते हैं या टीचर इग्नोर करके छोड़ देते हैं और कम ही बुक में दिखाई देता है। डायमैग्नेटिज्म, लेकिन ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। डायमैग्नेटिज्म इज कॉमन टू ऑल 3 मटेरियल्स और 3 मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या है डायमैग्नेटिज्म, वो अलग बात है। फिलहाल तो ये है एक पॉइंट कि डायमैग्नेटिज्म जो होता है, मतलब डायमैग्नेटिक्स मटेरियल में जो होता है वो तीनों टाइप के मटेरियल में होता है। डायमैग्नेटिज्म इज कॉमन टू ऑल। डायमैग्नेटिज्म किसको बोलते हैं? जो डायमैग्नेटिक मटेरियल में होता है प्रोमिनेंटली, डोमिनेंटली जो होता है वही हमारा डायमैग्नेटिज्म है। वो क्या है अभी देख लेंगे, अभी वही देख लेंगे डायमैग्नेटिज्म क्या होगा। लेकिन ये डायमैग्नेटिज्म होता है तीनों में, ये नहीं कि डायमैग्नेटिज्म सिर्फ डायमैग्नेटिक में होगा, पैरामैग्नेटिक में भी होगा। पैरामैग्नेटिक में 2 मैकेनिज्म होंगे,
पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, दो मैकेनिज्म होंगे, एक डायमैग्नेटिज्म होगा और एक पैरामैग्नेटिज्म होगा। लेकिन पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा डोमिनेट होगा, इसलिए उसमें जो डायमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो समझो नेग्लिजिबल होगा, और पैरामैग्नेटिज्म का जो रिजल्ट आएगा वही डोमिनेंट रिजल्ट दिखाएगा। फिर से सुन ले भाई बात, डायमैग्नेटिज्म क्या बोला, लिखना बंद करो, एक ही बार में चार चीज नहीं होगा। और ये पॉइंट बहुत लोग जानते ही नहीं, मिस करते हैं। डायमैग्नेटिज्म तीनों में होता है। मान लो 2% का इफेक्ट आता है। डायमैग्नेटिज्म क्या है, तो डायमैग्नेटिज्म ऐसा मैकेनिज्म है जो कि होने से जो फील्ड तुमने अप्लाई किया बिना उससे स्लाइटली हो जाना है डिक्रीज। स्लाइटली क्या हो जाना है, डिक्रीज। ऐसा मैकेनिज्म जिससे हमारा नेट फील्ड अंदर में स्लाइटली डिक्रीज हो, मतलब ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है जो ओरिजिनल फील्ड अप्लाइड फील्ड को अपोज करता है, इसको डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल में सिर्फ यही होता है। और पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, दो होगा, डायमैग्नेटिज्म भी होगा और पैरामैग्नेटिज्म भी होगा। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होगा, फेरोमैग्नेटिज्म में दो होगा, फेरोमैग्नेटिज्म वाला होगा और एक डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म तीनों में होना है। मान लो 2% का इफेक्ट है, अगर 100 टेस्ला का फील्ड मान लो अप्लाई किया, वो 98 टेस्ला बनाता हो, 2% डिक्रीज करना चाहता है कौन, डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म अगर 2% डिक्रीज करना चाहता है तो पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में तो दोनों होगा, कौन कौन, डायमैग्नेटिज्म 2% बढ़ाना चाहता है तो पैरामैग्नेटिज्म समझो 4-5% बढ़ाना चाहता है। पैरामैग्नेटिज्म क्या है, 4-5% बढ़ाना चाहेगा, तो ओवरऑल फिर क्या होगा, 2% का डिक्रीमेंट, 5% का इंक्रीमेंट, ओवरऑल 3% का इंक्रीमेंट। इसलिए डोमिनेंट किसका होगा, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म है फील्ड को ओरिजिनल से इंक्रीज करने वाला टेंडेंसी। मैकेनिज्म अलग बात है, इसका रिजल्ट क्या है कि फील्ड को स्लाइटली इंक्रीज करे। तो स्लाइटली इंक्रीज करे कैसे, जो डायमैग्नेटिज्म स्लाइटली डिक्रीज करता है उसको कंपनसेट, काउंटर बैलेंस करते हुए और उसको तो नलिफाई करना ही है और कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट करा देते हैं। मतलब 2% डिक्रीमेंट कराता है डायमैग्नेटिज्म, तो ये समझो 4-5% इंक्रीमेंट कराता है पैरामैग्नेटिज्म। और फेरोमैग्नेटिज्म क्या करेगा भाई, तो 50% 60% इंक्रीमेंट कराएगा और 2% उसमें डिक्रीमेंट हो डायमैग्नेटिज्म से, तो ओवरऑल क्या होगा, वेरी लार्ज इंक्रीमेंट। इसलिए अभी जो बताया मैंने कि डायमैग्नेटिज्म जो पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज कॉमन टू ऑल, तीनों में होता है ये चीज। पैरामैग्नेटिज्म तीनों में नहीं होगा, फेरोमैग्नेटिज्म तीनों में नहीं होगा, लेकिन डायमैग्नेटिज्म तीनों में होगा। लेकिन डोमिनेंट किस में होगा, तो सिर्फ पैरामैग्नेटिज्म। अगर डायमैग्नेटिज्म हुआ तो इसमें यही एक है, इसलिए इसी का इफेक्ट नजर आएगा। लेकिन पैरामैग्नेटिज्म में इसका इफेक्ट कम है, पैरामैग्नेटिज्म का ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल इफेक्ट किसका, पैरामैग्नेटिज्म का। उसी तरह से फेरो का रहेगा मैकेनिज्म। तो ये पहले क्या है ये जरा समझा जाए। तो डायमैग्नेटिज्म होता है, कोई मीडियम है, इसके मॉलिक्यूल्स याद होगा, इसके मॉलिक्यूल के जो एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होते। डायमैग्नेटिक मटेरियल में एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होते। बताया था ना कि कोई भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऐसे कर रहे हैं तो करंट ऐसे उनके कॉरस्पॉन्डिंग, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट ये, करंट कैरिंग लूप ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बनता है ऐसे। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हो, राइट हैंड कर्व फिंगर जो है, अगर हमारा करंट लूप का डायरेक्शन बताए तो ये है हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट या एरिया वेक्टर, जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर समझते थे NIA। करंट ऐसे चल रहा था तो NIA के लूप में ऐसे करंट चल रहा हो या कॉइल में ऐसे करंट चल रहा हो तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, ऐसे चल रहा हो तो मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में। NIA तो एरिया वेक्टर ऐसे लिया या मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ऐसे लिया। तो अभी बताया ये कि डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग के कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट है एंड कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं एवरी इलेक्ट्रॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग उन सब का वेक्टर सम करें तो क्या होगा, 0। किसमें, डायमैग्नेटिक एटम में। इसलिए डायमैग्नेटिक मटेरियल के एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट 0 होते हैं। क्लियर है यहाँ तक, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताने हैं, सारे तीनों टाइप में आपको 4-4 सेंटेंस जो लिखने वाला है वो चीज लिख लिया है। यही मेन चीज समझ लेने हैं, लिखना इतना ही है। एग्जाम में अगर मैक्सिमम 2 मार्क्स का मैकेनिज्म बताना भी हो तो मैक्सिमम व्हाट डू यू मीन बाय डायमैग्नेटिज्म, तो इसका सिर्फ 2-4 सेंटेंस लिखने हैं। क्या लिखने हैं, इसको हजम करने के लिए मैं एक्स्ट्रा चीज भी बता रहा हूँ समझने के लिए। अब देखो, जैसे तुमने फील्ड अप्लाई किया B0, क्या फील्ड अप्लाई किया,
तो अंदर का फील्ड क्या होना है, स्लाइटली डिक्रीज होना है। कर सब एक बार ऑक्सीजन ले लो भाई, सुस्त मत बैठो, जब बोला जाए बोलने को तो बोलना है, ये नहीं बैठे हुए हैं बस बाकी लोग बोल ही रहे हैं। डायमैग्नेटिज्म इज कॉमन टू ऑल थ्री मैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिज्म का इफेक्ट वेरी स्मॉल होता है, फॉर एग्जांपल 2%। तो पैरामैग्नेटिज्म का क्या परसेंटेज होगा, 4-5% का होगा, क्योंकि 2% ही उसका इफेक्ट, 2% इसका अपोजिट वाला इफेक्ट हो तो कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। तो वैसा नहीं होता है, पैरामैग्नेटिज्म स्लाइटली इंक्रीज करा लेता है। इसका मतलब डिक्रीमेंट को कंपनसेट करते हुए इंक्रीमेंट करा रहा है, इट मींस इसका इफेक्ट स्लाइटली ज्यादा है डायमैग्नेटिज्म से, क्योंकि डायमैग्नेटिज्म तो हर मटेरियल में होता है। और डायमैग्नेटिज्म क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डायमैग्नेटिज्म का ही मैकेनिज्म आप देख रहे हैं। और इसमें सबसे पहली बात जो हम लोगों ने समझा कि हर डायमैग्नेटिक मटेरियल के एक एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना, ऐसे इन जनरल एटम में मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसको बोलते हैं एटॉमिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, एटॉमिक डाइपोल। मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट भी होते हैं, मॉलिक्यूलर वाला अपना अलग होता है। मॉलिक्यूलर डाइपोल में चार्ज के चलते होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इधर हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। कौन सा डाइपोल मोमेंट, कैसे राइज होता है, ड्यू टू ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स के चलते करंट कैरिंग लूप बना, और करंट कैरिंग लूप से मैग्नेटिक मोमेंट, और हर करंट कैरिंग लूप के मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर सम करें तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो कि है 0। किस कंडीशन में 0 है, किस केस में, डायमैग्नेटिक मटेरियल का एटम। चलो बैठ जाओ भाई, जो बोले वो बोला। तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया बिना क्या है, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड क्या है बिना। अब इसमें जब हम लोगों ने अप्लाई किया तो एटम्स जो हैं, ध्यान से हमने समझना, इस एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन थे इनके मैग्नेटिक मोमेंट देख चुके। अब फील्ड जब अप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करेगा। मॉडिफिकेशन क्या करेगा, तो मॉडिफिकेशन करेगा इन टर्म्स ऑफ एरिया, थोड़ा बढ़ जाए कम हो जाए। देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मूविंग चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, मूविंग चार्ज की तरह है, और उसमें इधर से उधर ऑर्बिटिंग हो रहा है, तो वही वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है तो। और ये एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ होगा तो उसका स्पीड चेंज नहीं होगा, इलिप्टिकल पाथ होगा तो स्पीड भी चेंज होगा। ऑर्बिट का सर्कुलर पाथ बोर्ड साहब ने बताया ना, आजकल पता है ऑर्बिटिंग जो हो रहा है वो एग्जैक्ट सेंस में अगर देखा जाए तो वो इलिप्टिकल पाथ भी बनते हैं। बोर्ड मॉडल का एक डिमेरिट ये है कि उन्होंने बताया कि सर्कुलर पाथ, लेकिन सर्कुलर पाथ क्यों, उसका कोई लॉजिक जस्टिफाई नहीं किया उन्होंने, जबकि प्रैक्टिकली इलिप्टिकल पाथ भी पॉसिबल हैं और होते हैं। इस तरह का कोई प्रूफ नहीं है कि सर्कुलर ही क्यों लिया उन्होंने, इलिप्टिकल पाथ भी पॉसिबल है तो उसका जस्टिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, तो वो एक डिमेरिट आता है। तो फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है, ये आपको लिखना नहीं है, बस आपको समझने के लिए हेल्प करना चाह रहे हैं कि फील्ड अगर अप्लाई करोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन के पाथ में स्लाइट मॉडिफिकेशन हो सकते हैं और उससे इफेक्टिव एरिया एन ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मान लो एन को छोड़ भी दें एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात कर रहे हो तो एन क्या हो जाएगा 1, एन क्या होगा 1, तो आई इंटू ए तो है, आई क्या होता है इलेक्ट्रॉन इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट कितना है, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। करंट क्या होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ई चार्ज रिवॉल्व कर रहा है कितने टाइम पे, कैपिटल टी टाइम पे। ई चार्ज कितने टाइम पे, क्यू 1 बाई टी, इसलिए क्या हो जाएगा क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट है वो ई इंटू फ्रीक्वेंसी है। और जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई होता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्लाइड मॉडिफिकेशन करता है ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन पे, जिसका डिटेल नहीं जानते हैं, तो चाहे वो एरिया ऑफ द लूप में हो या स्पीड डायरेक्शन चेंज करने का हो। तो स्लाइड चेंज करने से क्या होता है, देखो जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो अगर इधर फील्ड अप्लाई किया, इस डायरेक्शन फील्ड अप्लाई किया, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में थे वो थोड़ा वीक हो जाते हैं। मतलब मान लो इधर जो ऐसे रिवॉल्व कर रहे थे उसके एरिया मान लो स्लाइटली डिक्रीज हो जाए तो एन आई थोड़ा कम हो जाए। इधर वाले जो रिवॉल्व कर रहे थे इधर वाले कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो जाए तो इधर वाला मैग्नेटिक मोमेंट स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। एन आई ए होता है ना,
तो चाहे करंट का वैल्यू टाइम पीरियड में चेंज हो, करंट में चेंज हो, या एरिया में चेंज हो, एरिया ऑफ द लूप में चेंज हो, कुछ भी चेंज हो उसकी डिटेल नहीं पढ़ना है, बट मैग्नेटिक मोमेंट विल चेंज। पहले इतना मैग्नेटिक मोमेंट था कि सब एक दूसरे को मिला करके कैंसिल कर दिए थे। अब क्या हुआ, तो जिधर फील्ड अप्लाई करते हैं उधर के मैग्नेटिक मोमेंट थोड़े वीक पड़ जाते हैं, उसके अपोजिट के मैग्नेटिक मोमेंट थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा, ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है, हर एटम में मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट किधर इंड्यूस होता है, तो जिधर फील्ड अप्लाई किया उसके अपोजिट से। क्यों इंड्यूस होता है, ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। मॉडिफिकेशन से NIA मैग्नेटिक मोमेंट होता है, हर इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग NIA है। कुछ भी चेंज हो, कोई भी पैरामीटर चेंज हो, जैसा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसके डायरेक्शन, एरिया, इन सब पे काउंट करता है मैग्नेटिक मोमेंट। इसकी डिटेल आपको नहीं पढ़ने, आगे क्लास में कभी पढ़ना होगा, इंजीनियरिंग तक में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। जो केमिस्ट्री से ज़्यादा लिंक रखेंगे उनको शायद पढ़ना होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करने से नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाते हैं। क्यों इंड्यूस जाते हैं, कि जो कि इधर के मैग्नेटिक मोमेंट जो होते थे उनमें इंक्रीमेंट और इधर के मैग्नेटिक मोमेंट में स्लाइटली डिक्रीमेंट, और उससे नेट मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ इधर। इसलिए इधर मान लो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो गया, तो इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट के चलते इधर फील्ड हो जाए। समझो छोटे छोटे मैग्नेट ऐसे रख दिए गए, इस डायरेक्शन में नॉर्थ करके समझो रख दिए गए, एक एटम का इधर रख दिया गया, दूसरे एटम का भी इधर रख दे, तीसरे एटम का भी इधर रख दे, तो इधर मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होने से इधर एक फील्ड सेट होगा। सबके ऐड कर दे तो एक फील्ड इधर सेट होगा, और ये एक्सटर्नल फील्ड है, तो इससे क्या होगा, इस एक्सटर्नल फील्ड में स्लाइड अपोजिशन नेट फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। कितना ज्यादा होगा वो तो मैग्नेटाइजेशन डिपेंड कर रहा है ससेप्टिबिलिटी पे, याद होगा, याद है ना। और ससेप्टिबिलिटी इन केस ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेट, परफेक्ट डायमैग्नेट का -1 होता है। परफेक्ट डायमैग्नेट किसको बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर को क्या बोलते हैं, परफेक्ट डायमैग्नेट। इसलिए उसका -1 होता है, तो उस कंडीशन में बताओ न्यूटन क्या हो जाएगा, 1 + -1 दैट इज 0। उस कंडीशन में अंदर का फील्ड 0 हो जाता है। मतलब परफेक्ट जो डायमैग्नेट है सुपर कंडक्टर, उसमें क्या होगा, जितना बी अप्लाई किया ना उतना इधर बी सेट कर देता है इंड्यूस से, और नेट क्या हो जाता है, बी 0। बट ये परफेक्ट के लिए है सुपर कंडक्टर। अदरवाइज जो दूसरा डायमैग्नेट है उसके लिए क्या होगा, स्लाइड डिक्रीमेंट। मींस ये मैकेनिज्म क्या है, तो ये मैकेनिज्म ये है कि व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड देन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स गेट्स मॉडिफाइड एंड इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा दैट अपोजेस द ओरिजिनल फील्ड एंड हेंस द नेट फील्ड गेट्स रिड्यूस्ड स्लाइटली due to such modification, and this phenomena is diamagnetism and it is common to all three। बाकी क्या लिखना है वो पढ़ो एक बार, अंडरलाइन भी करना और पढ़ना भी, पढ़ो जोर से। Which experience is feeble? Feeble means very weak. Force of repulsion when placed in magnetic field। ये सब लोगों ने टेबल में देख रखा है। Feeble force of repulsion होता है ना डायमैग्नेटिक में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। फिर नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो, जोर से पढ़ो। स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में सेट करना चाहता है। द फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड और एक्सपेल्ड एंड द फील्ड इनसाइड द डायमैग्नेटिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड। मैकेनिज्म से रिलेटेड लिखा है, देखो इसके बाद वाला, द इंडिविजुअल एटम ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट पॉसेस, जोर से बोलो, but a small dipole moment in opposite direction is developed in them when placed in external magnetic field। बिस्मथ, कॉपर, लेड, नाइट्रोजन, वाटर, ये सब क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर। एंड डायमैग्नेटिक के लिए -1 से 1 तक हम लोग ससेप्टिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। और रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमेबिलिटी में थोड़ा मॉडिफाई करो, ये 1 से लेकर के 1+, इसमें स्लाइटली हमारा 1 से 2 तक में मान सकते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी को। 1 से 2 क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी हो जाएगा, एक मिनट में ये हो जाएगा 0 से लेकर के कहाँ तक, 1/3। 0 किसका, सुपर कंडक्टर। ससेप्टिबिलिटी -1 से 1 है। स्लाइटली का मतलब हो गया पॉइंट में, ठीक है। स्लाइटली का मतलब पॉइंट्स में हम लोग मान लेते हैं।
0 से लेकर 1 तक, एंड म्यू विल बी स्लाइटली लेस देन म्यू नॉट, ये तो हो ही जाएगा भाई। म्यू इक्वल टू, उसके नीचे लिख दे रहा हूँ म्यू नॉट इंटू म्यू आर, बट म्यू आर इज लेस देन 1, इसलिए म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। इस कंडीशन में a superconductor is a perfect diamagnet for which chi is equal to -1 and mu r will be 0, mu not नहीं mu r, यहाँ मॉडिफाई करना पड़ेगा, mu r is 0 and mu is 0, mu r जब 0 तो mu भी 0, mu not 0 नहीं होगा, mu not तो भाई रकम का है, mu r 0 and hence mu is 0, और mu 0 होने का मतलब क्या हो गया, b भी 0, क्योंकि b तो होता है mu into h, म्यू ही 0 तो h कितना भी अप्लाई करो 0 ही रहेगा। इसलिए डायमैग्नेट, अगर तुम्हें मैग्नेटिक शील्डिंग करना हो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करते थे तो कंडक्टिंग मटेरियल कंडक्टिव होलो कंडक्टर में डाल देते थे, याद है ना, इलेक्ट्रिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्डिंग करना हो, किसी को प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नल फील्ड से, तो उसको मेटालिक कैविटी में डाल देते थे, इंक्लोजर में डाल देते थे। वैसे ही मैग्नेटिक अगर करने हो तो उसको डायमैग्नेटिक मटेरियल के कैविटी में डालो, ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। और डायमैग्नेटिक मटेरियल कैसा, खाली डायमैग्नेट नहीं, परफेक्ट डायमैग्नेट वाला, तब वो 0 करेगा फील्ड। कैसा फील्ड, परफेक्ट डायमैग्नेट हो तो अंदर में फील्ड क्या करेगा 0, क्यों, क्योंकि परमेबिलिटी ही उसका 0 कर दिया, ठीक है। पीछे वाले ध्यान दें, इतना हमको 4 सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। और इसमें जो एक सेंटेंस लिखा था मैकेनिज्म से रिलेटेड कि अपने आप में मैग्नेटिक मूवमेंट होता नहीं है, और जो फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन इज डेवलप्ड इन देम व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। 2-4 एग्जांपल भी याद है। चलो नेक्स्ट वाला पढ़ो, क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ो जोर से। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है और इनका देखें, तो इनका भी पढ़ सकते हैं हम लोग। और पैरामैग्नेटिज्म में मैकेनिज्म से रिलेटेड मैं बात पहले एक बता दूं कि देखो भाई, इसमें क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो डायमैग्नेटिज्म होने हैं वो तो होने ही है। देखो भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, सुनो ध्यान से, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पे जो इफेक्ट डालने हैं वो इफेक्ट डलेगा, वो इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का है कि डायमैग्नेटिक का है। भाई मैग्नेटिक फील्ड ये देख करके नहीं अपना इफेक्ट डालता कि कैसा मटेरियल है, उसको तो भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग तो सब में मिलेंगे, चाहे वो पैरामैग्नेटिक का हो या डायमैग्नेटिक का हो या फेरोमैग्नेटिक का हो, सब में मिलेगा वो चीज। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ सब में मिलेंगे, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ जो मॉडिफिकेशन इसको करने होते हैं, इधर वाले के लिए क्या करना है, इधर वाले के लिए क्या करना है, वो तो ये करेगा। इसके अलावा कोई मैकेनिज्म होता हो वो अपना इफेक्ट डाले, लेकिन इसका अपना इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से जो डायमैग्नेटिज्म होना है वो तो होना है, तो इलेक्ट्रॉन का मॉडिफिकेशन तो होगा। जो एक्स्ट्रा इसम मैकेनिज्म है पैरामैग्नेटिज्म, वो क्या है, तो भाई परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता था। ऐसे एटम के क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं हर एटम का, ठीक है। परमानेंट एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, इधर है तो इधर भी है, और इधर है तो इधर भी है, इधर वाला है तो इधर वाला भी है, हर तरह का है। इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड हैं। नेट क्या होगा 0, जब फील्ड नहीं अप्लाई किया था तो। कब 0 है, नहीं अप्लाई किया था तो अपना ऐसे ही नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन जैसे ही फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई, तो ये समझो कि मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट रख दिया, ये अगर रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार मैग्नेट रख दिया ऐसे, नॉर्थ है साउथ है, मैग्नेटिक नीडल है, समझो नॉर्थ पे कितना फोर्स लगता था बताओ, याद होगा, भूले नहीं होगे। प्लस m है और b में अप्लाई किया, क्या होगा, याद होगा, mb फोर्स लगता था, टॉर्क लगता था कितना, mb m क्रॉस b, और इसका टेंडेंसी क्या होता था, टू अलाइन द डाइपोल मोमेंट और बार मैग्नेट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसके डायरेक्शन में ही अप्लाई करना चाहेंगे, इधर अलाइन कर देना चाहेंगे, तो ये अलाइनमेंट वाला काम उसमें होगा। हर एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, अलाइन होने लगेगा, किधर, इधर जिधर फील्ड अप्लाई किया उधर। और इससे क्या होगा, ये जो अलाइनमेंट के चलते जो फील्ड एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होंगे और वो सब
सपोर्ट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नेट क्या हो जाएगा, स्लाइटली ग्रेटर देन बिलो। इसका इफेक्ट है 5% वाला, 5% इंक्रीमेंट। लेकिन इसमें जो इधर वाला इलेक्ट्रॉन मॉडिफिकेशन हुआ उसके चलते जो इधर इंड्यूस हुआ डायमैग्नेटिज्म, वो तो है ही 2% वाला, ये 4-5% वाला, 3% वाला। तो इसलिए ओवरऑल इफेक्ट स्लाइटली इंक्रीज। ज्यादातर बुक में लिखे जाएंगे तो सिर्फ पैरामैग्नेटिज्म दिखा दिया जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, लेकिन इसमें यह भी समझना है कि वो वाला भी फिनोमेना हो रहा है डायमैग्नेटिज्म का। ओवरऑल रिजल्ट इसी का है, ओवरऑल रिजल्ट इसी का है, लेकिन वो कॉमन है। सेंटेंस एनसीईआरटी में ढूंढो, मिल जाएगा एक सेंटेंस। पढ़ो क्या लिखा है, जोर से पढ़ो। अंडरलाइन कर लिए। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस आर अट्रैक्टेड एंड फील्ड इनसाइड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज। दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि टेबल में हम लोगों ने डायग्राम से देख लिया। द इंडिविजुअल एटम possesses permanent dipole moment and this dipole moment tries to align itself in the direction of external field minor, मिनो डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहता है और इससे हमारा एडिशनल फील्ड प्रोड्यूस होगा। एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम ये सब है। पैरामैग्नेटिक के लिए परमेबिलिटी, ये ससेप्टिबिलिटी स्लाइटली लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। इसमें एक देखो, कई बुक में ऐसा दिखा जाएगा एप्सिलॉन तक। एप्सिलॉन मतलब 0.8, 0.9। एप्सिलॉन में से एक स्मॉल क्वांटिटी है पॉजिटिव, 1 से कम ही रहता है ये एप्सिलॉन। आप चाहो तो एप्सिलॉन को छोड़ भी सकते हो, समझ लेना ये कि 0 से लेकर 1 तक। और रिलेटिव परमिबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 से लेकर ऑलमोस्ट 2 तक, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1 लेते हैं पैरामैग्नेटिक के लिए। पैरामैग्नेटिक के लिए कितना लेते हैं, लेस देन 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 इस तरह तक लेते हैं बस। 1 से कम हुआ तो ये पैरामैग्नेटिक का है, इसलिए म्यू आर का वैल्यू समझो 1 से लेकर 2 तक हो जाएगा और म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट तो हो गई। वेयर एप्सिलॉन, कई बुक में ऐसा लिखा आता है 1, ये का वैल्यू जो है ससेप्टिबिलिटी वो 0 से लेकर के एप्सिलॉन तक है, इसलिए रिलेटिव परमिबिलिटी हो जाएगा 1 से लेकर के 1 प्लस एप्सिलॉन तक। Where एप्सिलॉन इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर इंट्रोड्यूस्ड टू क्वांटिफाई द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का कितना एक्सटेंड होना है पैरामैग्नेटिज्म, उसको क्वांटिफाई करता है, ये बताता है किस लिमिट तक जाएगा। जनरली इसका वैल्यू 1 है। तुम छोड़ भी सकते हो इसको, एक लिमिट इंट्रोड्यूस करने के लिए एप्सिलॉन डाल देते हैं। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो म्यू आर 1 से ज़्यादा होगा और लेस देन 1 + 1 दैट इज 2, ये भी लिख सकते हो। किसी के लिए क्या होगा, 0.6 है एप्सिलॉन, तो इसका मतलब 0.6 है, तो इसका मतलब 1 से लेकर के रिलेटिव परमिबिलिटी 1.6 तक जा सकता है। किसी के लिए एप्सिलॉन ऑफ 0.5, तो 1 से लेकर 0.5 तक ही जा सकता है। समझ गए? इस तरह से जनरली इसका वैल्यू लेस देन 1 रहेगा। एप्सिलॉन का वैल्यू हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, इसलिए मेनली जितने भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं उनका रिलेटिव परमिबिलिटी देखा जाएगा तो 1 से स्लाइटली ग्रेटर, 2 से लेस, क्योंकि उसका ससेप्टिबिलिटी जो लेते हो वो 0 से लेकर के 1 तक लेते हो। तो 0 से 1 ऐड करेंगे 1 में 0 से 1 तक का ऐड करोगे 1 में तो क्या हो जाएगा 1 से 2 तक, क्योंकि हमें रिलेटिव परमिबिलिटी क्या लिखने हैं, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, और ये वाला होगा तुम्हारा 0 to 1। बताओ 0 to 1 इसमें ऐड करेंगे 1 में तो क्या मिलेगा, 1 से लेकर के 2 तक, इसलिए रिलेटिव परमिबिलिटी हो जाएगा 1 से लेकर के 2 तक। स्लाइड का मतलब पॉइंट तक में हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे दिखा दो थोड़ा सा कि इसमें टॉर्क लगा
और ये मैकेनिज्म होगा, ये उसी तरह का मैकेनिज्म है जैसे कि हमारा पोलराइजेशन होता था, तो उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अलाइनमेंट होता था, इधर क्या हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट। ये वैसा ही है जैसा कि हमारा पोलराइजेशन होता था, उसी का भाई यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन है इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक। अभी हम लोग देख रहे थे डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। क्या क्या देखा? जोर से बोलो। चलो बैठ जाओ। कितने लोग इसमें टेस्ट नहीं दे पाए थे, जरा वो कर दो। जो लोग टेस्ट नहीं दे पाए, ये 3-4 लोग, तो आपका काम है पीटीएम संडे तक में हो जाना चाहिए, तो संडे के बाद आपको क्लास अलाउ नहीं करेंगे जब तक पीटीएम नहीं। क्या हो गया? स्कूल का एग्जाम फिर से बोलो, क्या बोल रहे हैं? एग्जाम छोड़ दूंगा। कहाँ बोलते हैं छोड़? सामने स्कूल होता है क्या? सामने स्कूल होता है, स्कूल सामने तो नहीं होता ना। पूरा क्लास से छोड़ दे, क्या जरूरत है? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मत छोड़, एग्जाम छोड़ दे, पीटीएम करा दे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मत छोड़ो, आप टेस्ट छोड़ो, पीटीएम करा दे। और तो कुछ कह नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा तू एग्जाम दिया ही क्यों नहीं दिया, एकदम देना ही है, देना ही है, मत दो एग्जाम। ये भी तो पेरेंट्स से जब आएंगे पीटीएम में तो बुलवा देना कि आज के बाद कोई एग्जाम ही ना दे, इसको एग्जाम के लिए प्लीज प्रेशर ना दे। मैं पेपर भी नहीं बनाऊंगा तेरे लिए, समझ लूंगा कि तुम टेस्ट नहीं देने वाले, तुम अपने आप ही कर लो। बाद में एग्जाम से डर लगता है, नहीं हो पाता है, स्पीड नहीं मेंटेन होता है। अरे भाई तो एग्जाम किस लिए होता है, बार बार टेस्ट क्यों होता है? इसका तो प्रैक्टिस के लिए तो होता है। तुम तो सोचोगे चलो इस बार का छोड़ दो, अगली बार दे देंगे, इस बार का छोड़ दो, अगली बार दे देंगे। ये सब करते करते क्या होगा, एग्जाम फोबिया हो जाएगा। आपको एग्जाम नहीं देना है मत दो, पेरेंट को बोलो। सुशांत क्या हो गया? उसी दिन पेपर कोई बात नहीं, उसी दिन पेपर था, ठीक है, पेपर था नहीं दे पाया, उसका क्या किया? उसके लिए क्या सिंसियरिटी दिखाया? मैं क्या फोन करके पूछा कि और क्या मैं दे सकता हूँ, मुझे देना तो जरूर चाहता हूँ मैं, कोई और हमारे लिए इंतजाम कर लो। एक बच्चा अभी टेस्ट दे रहा है, अभी भी जब गेट खुलता है तो देखा होगा बच्चा यहाँ पे टेबल पे टेस्ट हो रहा है। गलती हो गई, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, गलती सब होता है, इंसान का गलती होता है, मजबूरी में फंसते हैं। तो उसके बाद क्या रिस्पॉन्स है? वही बोला था ना, 90% समझ में आता है, 10% नहीं समझ में आता है। तो 10% के लिए क्या किया, वही तो फर्क करता है ना, वही फर्क करता है गधों और घोड़ों। आप टेस्ट नहीं दे पाए, मजबूरी में फंस गए, उसके बाद आपने क्या किया उसके लिए? अरे कम से कम 20-40 एग्जाम देगा तब जाकर के बोर्ड में एग्जाम दोगे, चाहे कहीं भी एग्जाम दोगे तो कुछ लिखने लायक बनो। तुम तो हर बार एग्जाम है, कोई ना कोई एक्सक्यूज मिलेगा, हर बार कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा, करते रहना, मत देना टेस्ट। हमारे पे छोड़ दो, मेरा तो जो काम था वो कर दिया। आप पेरेंट्स से बुला देना मैं कि इसको एग्जाम के लिए प्रेशर ना दिया जाए, छुड़वा देंगे, मत दो एग्जाम, क्या जरूरत है? लेकिन संडे तक अगर पीटीएम नहीं हुआ तो मैं आने नहीं दूंगा, फिर मंडे से कम 2 क्लास तो नहीं आने दूंगा। वो आपकी जिम्मेवारी है, आप कैसे करेंगे? चलो बैठ जाओ। और 1-2 बच्चे सुनने में आया है कि टेस्ट के टाइम में चीटिंग कर रहे थे, कोशिश, और मना करने के बाद भी, जैसे तुम। ऐसा है ना, मैं यहाँ रहूँ चाहे ना रहूँ, आँख तो बहुत सारे फिट करके गए हैं, बहुत सारे आंखें लगे हुए हैं ना, इधर उधर आंखें लगे हुए हैं। पीएम का आँख है, इन्विजिलेटर का आँख है, सीसीटीवी के आँख हैं, और सीसीटीवी का मोबाइल पे भी आता रहता है, वो भी आँख है। तो कहीं है वो आँख फिट है, इसलिए आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब तो पता लगता ही रहता है। ऐसा तो नहीं है इग्नोर कर दे रहे कोई बात, वो अलग चीज़ है। किसको बात पकड़ लेंगे मेरे पे डिपेंड करता है, तो उनको भी पकड़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर व्हाट आर फेरोमोन
मैग्नेटिक मटेरियल एंड एक्सप्लेन, इसको भी एक्सप्लेन करने में वही 4-5 सेंटेंस लिखने हैं, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए डोमेन अलाइनमेंट समझने पड़ेंगे, डोमेन स्ट्रक्चर क्या है वो समझने पड़ेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा देखेंगे। देखो है क्या ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सैंपल, फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं, इसमें ऐसे समझते हैं हम लोगों ने सैंपल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया समझो। एक में राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड दिखा दिया। ये क्या है? ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। होता क्या है, एक्चुअल जो सैंपल होगा उसमें जैसे इंडिया में बड़े सारे स्टेट्स हैं, उस तरह समझो कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बहुत सारे कुछ वॉल्यूम होते हैं। वॉल्यूम, सर्टेन वॉल्यूम हैविंग सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, उसको डोमेन बोलते हैं। कोई इधर है, डोमेन का मतलब होता है कुछ वॉल्यूम जिनमें हर एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन, उसको एक डोमेन बोला। और इसमें क्या होगा कि इस सबका एक डायरेक्शन में, इसमें सबका एक डायरेक्शन में इधर है, तो किसी में इधर भी है, किसी में इधर ऐसे है, तो किसी में ऐसे भी है, और किसी में बिल्कुल अपवर्ड है तो किसी में बिल्कुल डाउनवर्ड भी है, किसी में ऐसे है तो किसी में ऐसे वाला भी है। इस तरह से बहुत सारे हैं। ये सब क्या है? डोमेन्स। देखो क्या खासियत है, क्यों डोमेन बना? डोमेन है क्या? डोमेन होता है सर्टेन वॉल्यूम इन विच ऑल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स आर अलाइन्ड इन द सेम डायरेक्शन। पैरामैग्नेटिक में भी ऐसा होता था, लेकिन पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर है तो इसके बगल वाला कहीं इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसका इस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। हर एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट पैरामैग्नेटिक में इंडिपेंडेंट होता है। एक ने इधर रखा तो एक कोई इधर भी रख सकता है, इसके बगल वाला, इसके बगल वाला कोई इधर भी रख सकता है, ये इसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। किसमें? पैरामैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक में क्या करेगा? एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। एक इधर है, अपना मैग्नेटिक मोमेंट इधर बना रखा है, तो किसी ने इधर बना रखा है, किसी ने इधर बना रखा है, एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं है। किस केस में? पैरामैग्नेटिक में। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में ये इफेक्ट होता है, मतलब कि मैं अगर इधर अलाइंड हूं तो बगल वाले को भी चाहूंगा कि इधर ही अलाइंड हो, उसको इन्फ्लुएंस भी करेंगे उधर ही अलाइंड हो, और इस तरह से सर्टेन वॉल्यूम बन जाता है जिसमें हर मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, और ऐसे एक वॉल्यूम को बोलते हैं डोमेन। और इस डोमेन में जब इधर अलाइनमेंट है तो एक पूरे डोमेन का अलाइनमेंट इधर दिखा दिया। फॉर एग्जांपल गुजरात में गुजराती बोलने वाले हैं तो समझो कि सब गुजराती बोलने वाले हो गए तो वो एक डोमेन बन गया। कोई मराठी बोलने वाले हो गए, वो अलग डोमेन। दोनों का वॉल्यूम अलग अलग भी हो सकता है, कम वॉल्यूम बड़ा वॉल्यूम हो सकता है। तो इस तरह से हर तरह के स्टेट जैसे बने हुए हैं, उससे समझो कि स्टेट बने हुए हैं, वॉल्यूम बने हुए हैं, जिनमें एक वॉल्यूम में एक डोमेन बोला जाता है, उस डोमेन में एक डायरेक्शन में अलाइनमेंट होगा सारे का। ये क्यों बनता है डोमेन? क्योंकि एवरी डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन्फ्लुएंस द अदर मैग्नेटिक मोमेंट्स टू अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। वो इस तरह का जो इन्फ्लुएंस बनता है उससे बनता है डोमेन, और ये सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होता है। ये डोमेन बनने से इस तरह का है। और जब हम लोगों ने फील्ड नहीं अप्लाई किया है, ये फील्ड अप्लाइड 0 है, ये भी फील्ड अप्लाइड क्या है? 0 है। जब फील्ड नहीं अप्लाई किया है तो जितना डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मान लो इधर का मैग्नेटिक मोमेंट जितने इधर वाले हैं उन सबको सम कर दिए जाए, ठीक है? जितने इधर वाले हैं उन सबको क्या कर दिया जाए? सम कर दिए जाए। तो इसके अपोजिट वाले को भी जब सम करेंगे हम लोग, इसको इन सबको सम करेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। जितने अपवर्ड मिलेंगे डोमेन वॉल्यूम, हो सकता है कि अपवर्ड में तुम्हें 5 मिले, डाउनवर्ड में 4 ही मिले, लेकिन 4 वाले का कुछ वॉल्यूम ज्यादा होकर के ओवरऑल पूरे डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट इधर और पूरे डोमेन का इधर मैग्नेटिक मोमेंट दोनों इक्वल हो गए तो कैंसिल। जरूरी नहीं कि इधर 5 है तो इधर भी 5 ही रहे, इधर 10 भी हो सकता है, कम वॉल्यूम वाला हो सकता है। इस तरह से ओवरऑल डोमेन के मैग्नेटिक मोमेंट क्या होते हैं? 0। ओवरऑल नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? इसके कंडीशन में 0 है।
इसलिए जितने वॉल्यूम इधर दिखाया देखो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ऐसे हम लोग एक्चुअल में कैसे है, तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि पूरे वॉल्यूम को ऐसे दिखाओ और इसके 4 इक्वल पार्ट करो, और इक्वल पार्ट मतलब इक्वल वॉल्यूम। एक वॉल्यूम इधर दिखाया, दूसरे वॉल्यूम इधर दिखाया, तीसरे वॉल्यूम ऐसे दिखाया, तो इसका मतलब इन सबका नेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। तो एक्चुअल में ऐसे है और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे है। अब जब हमने फील्ड अप्लाई कर दिया, जब फील्ड अप्लाई कर देंगे तो इसी का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा वो समझो। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर दिया। अब ऐसे अप्लाई करने से क्या होगा, तो इस जिस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई किया उस डायरेक्शन में ये वाला डोमेन है, तो ये वाला डोमेन है, तो उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा, इधर वाले का वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, इधर वाला ऑलमोस्ट वैसा रह जाएगा, स्लाइट इन्फ्लुएंस, इधर वाले का ये हाल हो जाएगा। इसको बोलते हैं मैग्नेटाइज हो गया ये। अब इसको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो समझ गए कि अब क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करोगे उस डायरेक्शन वाले जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हो जाएंगे उनमें इंक्रीमेंट, उनके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट, और जो अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट रखने वाले थे उनके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट। इस फिनोमेना को समझने के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे स्टेट्स हैं, सब में अलग अलग लैंग्वेज है, मान लो किसी का वॉल्यूम बड़ा है, एरिया बड़ा है, किसी का वॉल्यूम कम है, हिंदुस्तान के स्टेट मान, अगर मान लो राज ठाकरे का नाम सुना होगा, राज ठाकरे, बाल ठाकरे, सुपुत्र राज ठाकरे, सुना है? उसको बता दो पहले, सुना है कि नहीं? ऐसे करके हाँ कुछ भी हो अब बोल रहे, पड़ोस में बोलने के लिए हाथ हट सकता है, सामने बोलने के लिए हाथ नहीं हटेगा। सुशांत खड़े रहो। अब देखो राज ठाकरे साहब का नहीं जानते हो तो अब जान लो, शिवसेना एक है, शिवसेना मराठा महाराष्ट्र, ठीक है, पॉलिटिक्स बीजेपी के साथ अलाइन होता है ज़्यादातर, कभी कभी सपोर्ट खींच भी लेता है बीजेपी से। तो पहले बाल ठाकरे साहब थे, वो सपोर्ट करते हैं बीजेपी। उसमें क्या है कि राज ठाकरे साहब हैं, उनका जो दिल की बात है कि पूरा हिंदुस्तान मराठी बोले और पूरा हिंदुस्तान उनके कहने के हिसाब से चले। अगर अपने फादर से तुम नहीं ज़्यादा जानते तो अपने फादर से तुम डिस्कस करना कि राज ठाकरे के बारे में बताइए, बात है, तो उसका नेचर कैसा है, मतलब क्या सोच है। तो सोच यही है कि पूरा हिंदुस्तान क्यों, मराठा क्यों, खाली वहीं पे क्यों, पूरा हिंदुस्तान ही मराठी बोले, ऐसा टेंडेंसी उनका होता है, ठीक है। तो उसी तरह का समझो है, अगर राज ठाकरे साहब को किसी सोसाइटी में फ्लैट दे दिया जाए तो उनका टेंडेंसी होगा कि पड़ोस वाले को भी मराठी का ट्यूशन देने लगे और वो भी मराठी बोले, ठीक है। उसके बाद उसको बोलेंगे कि देख भाई तू अपना पड़ोसी वाले को मराठी सिखा दे, तुझे भी पैसे दूंगा मैं, ट्यूशन का मैं तुम्हें चार्ज दूंगा, तू ट्यूशन दे, उनको मराठी सिखा। हमारा पर्पस है कि पूरा सोसाइटी एक दिन मराठी बोले, जो फंक्शन हो मराठी टाइप हो सब। तो सोसाइटी एग्जाम्पल ले लिया, पूरे हिंदुस्तान की उनका ये सोच है, ठीक है। दूसरे ना आए बस मराठी। और ऐसे मेंटलिटी वाले किसी को अगर एक दिन राज ठाकरे साहब को पीएम बना दिया जाए तो वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि सबको मराठी सिखा दी जाए, और मराठी सिखाने में क्या हो तो लालच दिए जाएं लोगों को कि भाई सीखो, तुम सीख लोगे तुम्हें पैसे देंगे, हो तुम सीख करके बोलना शुरू कर दो पैसे देंगे तुम्हें, उससे नहीं माना तो अब लाठी देंगे, उससे नहीं माना तो डंडे देंगे। मतलब भाई हुक और द क्रोक, सबको एक यूनाइटेड कर देने हैं और सब मराठी, ऐसा टेंडेंसी। तो वैसा ही है उनमें क्या है, जैसे राज ठाकरे अभी क्या है कि कोई सोसाइटी में कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बगल वाला फ्लैट में कोई और लैंग्वेज बोल रहा है, तो आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहोगे, इंडिपेंडेंट हो पैरामैग्नेटिक की तरह। इंडिपेंडेंट तुम कुछ भी बोल रहे हो उससे क्या मतलब है, हमें लिंक बनेगा तुमसे तो तुमसे बात करेंगे, नहीं मन करेगा तो भाई दूसरे से बात करेंगे, फिर जिससे ट्यूनिंग बनेगी वैसा करेंगे।
कोई जरूरी थोड़ी कि पड़ोसी को भी ट्विनिंग बनाना, जबरदस्ती चाहेंगे या पीछे लगे रहेंगे, लालच से ले लो चाहे जैसे ले लो। तो पैरामैग्नेटिक मतलब हम लोग का जो नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है, इंडिपेंडेंट अलग अलग भी हो सकता है, पड़ोस में दुश्मन भी रह सकता है, आप भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनका क्या टेंडेंसी है कि सबको सिखाएंगे। तो वैसे ही है, वो जो मॉलिक्यूल राज ठाकरे हैं ना, वो समझो कि डायमैग्नेटिक वाले, ये फेरोमैग्नेटिक वाले, हम लोग क्या है पैरामैग्नेटिक वाले, वो फेरोमैग्नेटिक वाले खुद तो जिधर रहेंगे चाहेंगे कि पड़ोसी भी उधर ही अलाइन हो, ये टेंडेंसी फेरोमैग्नेटिक में आता है। Each atomic dipole moment, magnetic dipole moment, tries to influence the other magnetic dipole moments to align in the same direction, and hence certain volume gets developed in which all the dipole moments are in the same direction. Such volume is named domain, and domain alignment are random. Domain alignments are random. एक डोमेन में इधर है तो ये डोमेन इधर आएगा किधर आएगा उससे इंडिपेंडेंट रहेगा, लेकिन एक डोमेन में रह करके मान लो ये सोसाइटी ऐसे एक डोमेन में सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करके एक डायरेक्शन में रखेगा, बट डोमेन वाइज रैंडम ओरिएंटेशन एंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी जीरो। और ऐसे हो गया तो इस कंडीशन में इधर के जितने वॉल्यूम थे, मान लो ऐसे फील्ड अप्लाई किया तो इधर वाले वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हो जाएगा, और आज तक साहब को पीएम बना दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, मराठी बोलने वाले और ज़्यादा पहलवान बन जाएंगे और दूसरे को और ज़्यादा फोर्स करना शुरू करेंगे, धीरे 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 पूरे को बना देंगे। तो इस टाइप का टेंडेंसी होने से ऐसा हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ गया और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इधर हो गया भाई, तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, इस डायरेक्शन में हमारा इंड्यूस हो गया, और ये डोमेन अलाइनमेंट के चलते बहुत ज़्यादा टेंडेंसी से इंक्रीमेंट कराता है भाई, और इसलिए अंदर का फील्ड वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर देन अप्लाइड। नेट फील्ड क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर। अब इस चीज को समझने के लिए जरा राइट हैंड साइड पे पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो जोर से। एंड व्हिच कैन देमसेल्व्स बी मैग्नेटाइज्ड। आयरन, निकेल, कोबाल्ट ये सब है। फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल काई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 रिलेटिव, काई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 के ग्रेटर देन 0 रखते हैं हम लोग, काई को हम लोग 0 से ज़्यादा रेफरेंस 0 का रखते हैं। वैसे 0 से वेरी वेरी ग्रेटर बोले या 1 से वेरी वेरी ग्रेटर बोले एक ही बात है। वेरी वेरी ग्रेटर मतलब 40, 50, 60, 70 ऐसा होगा तो उसको 0 से वेरी वेरी ग्रेटर बोल सकते हैं, और 1 से भी। जनरली हम लोग ससेप्टिबिलिटी को 0 के रेफरेंस बोलते हैं, स्लाइटली ग्रेटर देन 0, स्लाइटली लेस देन 0, वेरी वेरी ग्रेटर देन 0, और म्यू बार विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 क्योंकि 1 से आ जाता है इसका रेफरेंस। म्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू नॉट एंड हेंस बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नॉट। और इसके आगे क्या लिखा है, समझ गए? इसमें डोमेन के बारे में लिखा है ना, these dipole moments interact with one another so as to form domain। ठीक है, ordinarily magnetization varies randomly domain to domain, net magnetization 0। Under the influence of external magnetic field, the domains are aligned accordingly and the sample affects magnetization। रेफरेंस साइड वाला लिखो जल्दी से, ये डायग्राम उसके साथ अटैच कर देंगे तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी से लिख लो। और होमवर्क में